हाँ बोलती हैं। अच्छा जी, मुझे कहिए कि बहुत 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 शुक्रिया। आज आवाज क्लियर है? कौन कौन आ चुके हैं? सपना है और कौन है यहाँ पर? मैम ये हाँ दूसरा टॉपिक एक बार पहले ना इससे पहले एक टॉपिक है टॉपिक इन द सेंस आपको पढ़ी रहते हैं। यस सश्मिता, हाँ जी। तो एक बार आज वाला जो अभी वाला भी आपको मुस्लिम लीग के बारे में देखा था कि मुस्लिम लीग क्या मांग रहा था कि सेपरेट इलेक्टोरल एरिया। नहीं यू नो व्हाट है शेखर, आपसे एक बात बताऊं, जो चीजें के बारे में आपको जो न्यूज में दिखता है ना, कभी उससे बहुत ज्यादा मत जाइएगा। This is the harsh reality because exactly Delhi is capital, so that's why that is always in Delhi is flooded and this things. हम लोग यही रहते हैं। कुछ एरियाज हैं जैसे जो यमुना के आसपास का जो क्षेत्र है ना, वहाँ जल्दी पानी आ जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन दिल्ली के कुछ एरियाज ऐसे भी हैं जहाँ पानी नहीं आता है, ठीक है ना। पानी जैसे कि बहुत ज्यादा बारिश हुई तो दिन के टाइम पे आप कह सकते हैं वाटर लॉगिंग का इशू रहता है, बट समहाउ आफ्टर आई थिंक 4 to 5 आवर्स वो भी क्लियर हो जाता है। और मतलब है क्या ना कि दिल्ली न्यूज में इतना रहता है ना, देखने वाले ऐसे परेशान रहते हैं। तो अच्छा ये आपकी पोस्टिंग यहाँ थी 2 years, ओके। सो राइट नाउ वेयर यू आर चंद्रशेखर? हाँ दिल्ली बेसिकली दिल्ली ना मतलब न्यूज है वो तरह से समझिए, कैपिटल है ना, बिकॉज दिस कैपिटल, यहाँ की हर एक छोटी छोटी चीज ना बड़ी न्यूज बन जाते हैं, ठीक है। हाँ दिक्कत यही है, राजधानी है ना तो एवरीथिंग। अच्छा राइट नाउ यू आर इन जम्मू, तो वेदर बहुत अच्छा होगा अभी, तो अभी के टाइम पे सारे टूरिस्ट दिल्ली के वहीं जा रहे हैं, जम्मू जा रहे हैं, हिमाचल जा रहे हैं। जितनी अब वो तो मैनेजमेंट का काम है बच्चे, अभी मैं बोल दूंगी। यहाँ पे 2 दिन से बहुत बारिश हो रही है, खेत फुल भर गया है। हाँ ठीक है ना, अच्छा तो है भाई, जो हम लोगों ने गर्मी देखी, आप लोगों ने पढ़ा होगा न्यूज में कि दैट स्पेशली दिस ईयर 80 ईयर का लगभग 80 साल का रिकॉर्ड टूटा है, इतनी ज्यादा गर्मी थी। यू कांट बिलीव, आप लोगों को याद होगा कि क्लास में बोलती थी एसी भी काम नहीं कर रहा है भाई, 46-47 डिग्री टेम्परेचर पे कहाँ एसी का मैक्सिमम 50 डिग्री सेल्सियस तक वो झेल सकता है, तो एसी नहीं काम कर रहा था। चलिए अब आते हैं यहाँ पर, चलिए आपने अच्छा सिलेबस थोड़ा आपको बैकग्राउंड मिलेगा कि फ्लैशबैक में चलते हैं हम लोग, ओके। पंकज यस, तो मैंने कहा था कि मुस्लिम लीग डिमांड क्या कर रही थी, मुस्लिम लीग डिमांड करी थी बार बार सेपरेट इलेक्टोरल एरिया की, लेकिन 1940 तक आते आते आपको याद होगा, गुड इवनिंग नेहा, हाँ जी, 1940 तक आते आते मैंने जैसा आपको बताया था कि ऑलरेडी प्रोविंशियल इलेक्शन हो चुके थे, और प्रोविंशियल इलेक्शन के बाद एक चीज पूरी तरह से पिक्चर वाज क्रिस्टल क्लियर कि दैट इंडियन मेजोरिटी इज विद कांग्रेस पार्टी, है ना। भारतीयों की जो बहुमत था वो कांग्रेस पार्टी के साथ था, ये पूरी तरह से क्लियर था, और ये बात मुस्लिम लीग को समझ में आ चुकी थी। अब समझिएगा फॉर द फर्स्ट टाइम, अब तक ये सेपरेट इलेक्टोरल एरिया मांग रहे थे कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र, अब आप देखेंगे क्या कि ये 1940 यहाँ आ जाइए, सेपरेट नेशन के डिमांड इनके द्वारा शुरू किया गया। सेपरेट नेशन, पृथक राष्ट्र, ठीक है ना, की मांग, ओके। और ये हम क्या देख रहे हैं, मार्च लिखिएगा, मार्च 1940, मार्च 1940, ठीक है ना। अब ये डिमांड क्या है यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। मोहम्मद अली जिन्ना ने साफ तौर से यहाँ पे कहा, यहाँ पर आपको हाँ तो इन लोगों का यानी मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन, ये कौन सा अधिवेशन हो रहा था, मुस्लिम लीग के अधिवेशन, मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन था ये, लाहौर कन्वेंशन ऑफ मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग, ठीक है ना। और यहीं पर किसके द्वारा ये डिमांड किया गया, ये जो है मुस्लिम लीग के अध्यक्ष या मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा ये डिमांड किया गया कि अब हमें सेपरेट नेशन चाहिए पाकिस्तान, ओके। इसी में मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा क्या डिमांड किया इन्होंने यहाँ पे, सेपरेट नेशन। हाँ तो क्या हम देख रहे हैं, पृथक राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की गई। तो आप इसको समझ रहे होंगे, इट मींस कि अब इनको सेपरेट इलेक्टोरल एरिया नहीं चाहिए, है ना। अब इनकी डिमांड पहले क्या था, यहाँ पर यहाँ देखिए, पहले क्या था भाई कि हमें वी वांट, यानी ये क्या कह रहे थे, व्हाट एग्जैक्टली जो इनका कहना था कि बेसिकली दे वांट सेपरेट इलेक्टोरल एरिया, सेपरेट इलेक्टोरल एरिया, है ना। ये पृथक निर्वाचन क्षेत्र मांग रहे थे शुरू से, आपने देखा यहाँ पे, लेकिन एक टाइम तक आते आते 1940 तक आते आते ये अब क्या डिमांड कर रहे हैं, सेपरेट नेशन, यानी एक अलग राष्ट्र हमें दीजिए पाकिस्तान, ओके। ये आपको ध्यान रखना है। दीप्ति क्या लिखा है आपने, मैं कमेंट देखिए पढ़ाने के दौरान केवल कमेंट आपके चले जाते हैं ऊपर तो पता नहीं होता है। मैम आपने कल रिकॉर्डेड, मैं नहीं रिकॉर्डेड डालती हूँ दीप्ति, सॉरी डियर, ये मेरा काम नहीं रहता, ये मैनेजमेंट का काम रहता है ना। तो अब आप इसको कह सकते हैं कि यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, 1940 से इनकी जो डिमांड्स हैं वो डिमांड अब क्या हो चुके हैं कि भाई अब पृथक निर्वाचन क्षेत्र नहीं चाहिए, अब चाहिए इन्हें क्या, पृथक राष्ट्र चाहिए। यानी आप कह सकते हैं कि विभाजन की कहानी जो है ना वो अब यहाँ से क्या हो जा रही है, शुरू हो जा रही है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? भाई सेपरेट राष्ट्र का मतलब क्या हुआ, पार्टीशन, है ना, विभाजन। ये साफ तौर से क्या डिमांड कर रहे हैं, विभाजन की।
Is it clear? Yeah, is it clear to all of you? प्रहलाद क्या लिख रहे हैं? शुरू प्रहलाद क्या लिखा आपने? एक बार फिर से लीजिएगा, मैं नहीं समझ पा रही हूँ। Is it clear to all of you? यानी कि आपको ध्यान रखना है कि मुस्लिम लीग सेपरेट इलेक्टोरल से सेपरेट नेशन की बात कब कर रहा है। ओके, तो आपने देखा अब तक में 1909 1919 का जो है 1909 का मॉर्लिमेंटो रिफॉर्म, देन मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, उसके बाद आप देखेंगे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी हो रहा है। उसके बाद आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि जो मुस्लिम लीग है 1937 का जो प्रोविंशियल इलेक्शन हुआ, जो चुनाव हुए, उस चुनाव के बाद पिक्चर पूरी तरह से क्लियर हो चुका था कि दैट भारतीयों की जो मेजोरिटी है ना, भारतीय ज्यादातर किसके साथ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के साथ है ना। तो इस आधार पर भी अगर देखा जाए तो मुस्लिम लीग को लगने लगा कि भाई अब क्या है यहाँ पर, अब हम अपने डिमांड्स को और क्या करेंगे, अपने और ज्यादा उसको अग्रेशन के साथ रखते हैं और कहते हैं कि हमें सेपरेट नेशन को। क्लियर है? आज क्लियर हो गया यहाँ तक? हाँ, अब यहीं से शुरू होगा, यानी 1940 से ये आपको समझना है, यू हैव टू फिक्स इन योर माइंड कि बेसिकली सेपरेट नेशन का जो इनका डिमांड उठा है वो 1940 से इन्होंने स्टार्ट किया कि हाँ हमें अब सेपरेट नेशन चाहिए। ठीक है ना? ये क्या डिमांड कर रहे हैं? ये डिमांड कर रहे हैं कि पृथक राष्ट्र, अब निर्वाचन क्षेत्र में पृथक राष्ट्र चाहिए पाकिस्तान। ठीक है, चलिए हो गया, सबका डन है ना। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। तो ये बात किसने कल पूछा भी था कि मैम, तो अब आते हैं नेक्स्ट यहाँ पर क्रिप्स मिशन। अब इस यानी अब जो आप 1940 के बाद जब आप एंटर करेंगे ना, तो यहाँ सिर्फ एक मूवमेंट आपको दिखाएगा, दैट इज भारत छोड़ो आंदोलन। उसके बाद आपको मिशन ही मिशन पढ़ना है, ये मिशन योजना प्लान। अब देखिए यहाँ पे अब आता है क्रिप्स मिशन। ठीक है ना? 1942। अब आप लोग मेरे प्रश्न का जवाब देंगे। ओके, तो यू हैव टू गिव द आंसर ऑफ माय क्वेश्चन। 1942 तक में व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ ब्रिटेन, क्योंकि आप सारी चीजें पढ़ रहे हैं लगातार। मुझे ये बताइए कि वर्ल्ड वॉर में इस समय पर, क्योंकि वर्ल्ड वॉर तो चल रहा है, 1945 तक चला है, तो जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, हाँ, so what was the condition of Britain right now? इस समय पर क्या कंडीशन था? हाँ, कंडीशन ऑफ ब्रिटेन क्या था बताइए जरा जल्दी से। ब्रिटेन की स्थिति क्या थी इस समय पर? हाँ, अच्छी थी, कमजोर थी, क्या स्थिति थी? 1942 में जीत रहे, किसने क्या दिया? प्रहलाद की जीत रहे थे। जब तक अमेरिका की एंट्री नहीं होती है तब तक जितने भी मित्र राष्ट्र थे दे आर नॉट इन गुड कंडीशन, कमजोर थी। समझिए यहाँ पे, है ना? इनकी स्थिति क्या थी? कमजोर थी। यानी इनकी स्थिति से तक जाते जाते मैंने बताया भी था जिस समय पर लीड कौन कर रहा है, तो जर्मनी लीड कर रहा है, जापान लीड कर रहा है। याद करिए ना, आजाद हिंद फौज मैंने पढ़ाया था आपको, तो उससे समझ में नहीं आ जाएगा आपको। आईएनए मैंने पढ़ाया ना आपको, इंडियन नेशनल आर्मी के बारे में, तो मैंने बताया था कि जिस टाइम पे जापान लीड कर रहा था उस टाइम पे। ओके है? याद आया? तो ये चीज समझिएगा। 1942 ये जो राइट, इस समय पर विश्व युद्ध में ब्रिटेन की स्थिति अच्छी नहीं थी। नॉट ब्रिटेन, पूरा मित्र राष्ट्र की स्थिति अच्छी नहीं थी, स्थिति अच्छी नहीं थी। दे वर नॉट इन गुड कंडीशन। तो अब समझिए यहाँ पे, हाँ, इस टाइम पर अमेरिका, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया, इनके कुछ जो मित्र दोस्त थे, इन्होंने कहा कि ऐसा है, जो कंडीशन, जो सिनेरियो है इज इन इंडिया, दैट हो सकता है कि आप कल को यहाँ से बाहर निकाल दिए जाए। ऐसा ना हो कि आप आजादी दिलाने की बात करें, पता चले कि भारतीय ही आपको क्या करें यहाँ से। हाँ जी, तो ये कंडीशन हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग वर्ल्ड वॉर सेकंड में डिफीट वाले कगार पर हैं। सो आप एक काम करिए, यू हैव टू स्टार्ट डायलॉग विद इंडिया। आप भारत के साथ बातचीत करना शुरू करिए। किस संदर्भ में? अंतरिम सरकार बनाना, अंतरिम और यानी अंतरिम गवर्नमेंट बनाना, और प्रपोजल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये दो मुद्दे थे। ओके, किस संदर्भ में है? अंतरिम सरकार। हाँ, ये ध्यान रखिएगा, क्रिप्स मिशन को क्यों भेजा गया, प्लस क्या है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का नया संविधान, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, संविधान का एक प्रारूप, तो ये बोला गया क्रिप्स मिशन से। हाँ, तो वही मैं कह रही थी, ध्यान रखिएगा इस समय पर, यानी जब क्रिप्स मिशन भेजने का पर्पस ही यही था, क्योंकि ब्रिटिशर्स को अब ये बात लग चुकी थी कि मे भी कभी भी हम लोगों के ऊपर हम जो है वर्ल्ड वॉर में अगर हारे तो उसके बाद तो हम इंडिया से भगाए जाएंगे, ये स्थिति आ जाएगी, है ना। तो इट्स बेटर कि बहुत कहते हैं ना, जलील होकर भेजा जाए आपको। तो बातचीत शुरू कर दो भैया ठीक ठाक से। एक बार बताइए, सम्मानजनक स्थिति से कौन नहीं बाहर निकालिए, है ना। दो बातें होती है, बाहर निकालना है किसी को तो या तो इज्जत के साथ वो खुद से चला जाए, ठीक है ना, या फिर बहुत ही बेइज्जत करके आप उसे भेजें, बहुत ही डिसरेस्पेक्टफुल तरीके से किसी को भेज दिया, या रेस्पेक्टफुली आप वहां से हट जाइए। आप समझ में आई बात? तो इस कंडीशन में ब्रिटेन क्या चूज करेगा बताइए आप सब लोग? दो ही रास्ते हैं, क्योंकि निकलना तो अब इनको है यहाँ पे, ये कंफर्म था। तो क्या लगता है आप सबको कि कौन रास्ता ये चुनेंगे, कि रेस्पेक्टफुली यहाँ से निकला जाए या डिसरेस्पेक्टफुल के साथ हमें भेजा जाए? बता दो प्रहलाद, एक बार पूछिएगा। हाँ, समझ में आई बात? तो अब बताइए कि ब्रिटेन के पास ऑप्शन क्या है? रेस्पेक्ट के साथ निकाले जाए, है ना। भाई कोई भी यही चाहता है कि भाई हमने इतने दिन 200 साल के अप्रोक्सीमेटली अगर ये शासन कर रहे हैं तो एग्जैक्टली क्या चाहेंगे कि भाई रेस्पेक्टफुली हम भी यहाँ से जाया था, ना हो कि बड़े बेआबरू होकर के पीछे से निकले हम, वैसी वाली स्थिति नहीं आए। तो ब्रिटेन भी नहीं चाहता कि बड़े बेइज्जत होकर के हमें निकाला जाए, तो उससे बेहतर है
कि भैया बातचीत शुरू कर दो, क्योंकि अमेरिका ने सलाह दिया ब्रिटेन को, कहता है आप बातचीत शुरू करिए बिकॉज दिक्कत आ रही है, और अगर ये बात चूंकि पता चली कि हम वर्ल्ड वॉर में डिफीट हो गए हैं तो उसके बाद तो भाई कैसे निकाले जाएंगे आप समझिएगा। तो ब्रिटेन भी बड़ा चालाक, उसने कहा चलो भाई ठीक है, मैं बातचीत अब शुरू कर देता हूँ, ठीक है ना। ये वही बातचीत शुरू होती है। अब समझ में आई बात? अब समझ में आई बात कि इन्होंने ये कहा कि हम अंतरिम सरकार और संविधान निर्माण में मदद करेंगे भारत की, बट अनफॉर्चुनेटली वही कंडीशन इसमें फिर एक साथ जुड़ा हुआ है, वो ये है कि विश्व युद्ध के बाद, है ना, इसमें एक कंडीशन क्या जुड़ा हुआ है जो प्लस में कह सकते हैं, ये काम हम करेंगे, आपका अंतरिम सरकार भी बना देंगे, आपका हम संविधान का फॉर्मेट भी बना देंगे, बट पोस्ट वॉर यानी कि आफ्टर वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद करेंगे। जो भी करेंगे कब करेंगे? द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात। तो भारत ने भी कहा, जब बात हुई कि भारतीय कांग्रेस पार्टी से जब उन्होंने बात करने के लिए जब आए तो गांधी जी ने कहा कि ऐसा है, बात बताओ कि मुझे अभी जरूरत है, किसी व्यक्ति को भूख लगी हो तो खाना अभी खाएंगे ना, कि हमको 4 दिन बाद खाना दोगे आप? हाँ, मेरी आवश्यकता अभी है, मुझे आजादी अभी चाहिए, और आप कह रहे हैं युद्ध के बाद। कौन देखा है? देखा कौन है कि युद्ध के बाद क्या होगा? हो सकता है युद्ध के बाद आप ही क्या हो जाए, कमजोर पड़ जाए। सो इज दिस द गारंटी? सो दैट्स व्हाई गांधी जी ने इसको कहा था क्रिस मिशन को पोस्ट डेटेड चेक, है ना। इसको गांधी जी ने क्या कहा था? उत्तरी जो है चेक कह सकते हैं, दिनांक चेक है ये, यानी हमें अभी जरूरत है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, एक जगह मैं पढ़ाती थी मुझे अभी याद आ गया ये बात, इस बात से। एक जगह मैं पढ़ाती थी तो वहां के जो डायरेक्टर सर थे तो वो टीचर्स को जो पेमेंट करते थे ना, तो जैसे मान लीजिए कि मैंने इस मंथ पढ़ाया तो उनके साथ क्या था कि वो पेमेंट नहीं करते तो थे, लेकिन उनका पेमेंट क्या है कि जैसे अभी जून चल रहा है ना, तो जून में मैंने पढ़ा उनका पेमेंट होगा नहीं, उनका पेमेंट जो है वो अगस्त का या सितंबर का। तो सारे टीचर इनसे बड़े परेशान थे, कहते थे कि सर एक बात बताइए, हम टीचर्स की अपनी रिक्वायरमेंट है, जरूरतें हैं, हमें जरूरत अभी लगती है, आप बना के देते हैं 3 महीने आगे का चेक, तो हम क्या ही करें, मतलब पैसा आ चुका है लेकिन आएगा कब? आएगा 3 महीने के बाद, ठीक है ना। ये ऐसा हो चुका है, तो मेरे साथ भी हुआ है। उनका चेक जो है ना, अक्सर उनका चेक शुरू में तो ऐसा हुआ कि हम लोगों ने चेक पे जैसे हमने पढ़ा तो दिया पर हमने देखा नहीं, होता है कई बार पैसा का तो चेक मिल चुका है, तो हम लोगों ने चेक पे डेट नहीं देखा, ठीक है। जब कैसे बैंक से फोन आ गया कि ऐसा है आपका तो पोस्ट डेटेड चेक है, मैं बैंक डेट मैंने लिटरली देखा, मैं ओह माय गॉड ये क्या किया इन्होंने, तब पता चला कि ये तो 3 महीने 4 महीने आगे का क्या है, यहाँ पर चेक दिया इन्होंने। आप समझ गए? अब मुझे जरूरत, मान लीजिए उसी महीने मुझे कुछ अपने एसेंशियल काम के लिए जरूरत पड़ी होगी, कोई फायदा नहीं है, पैसा है लेकिन वो मिलेगा 4 महीने बाद, उसका करेंगे क्या, है ना, उसका करेंगे क्या? तो वही है, गांधी जी ने क्या कहा, ये पोस्ट डेटेड चेक है, इसकी जरूरत हमें नहीं। तो दैट्स व्हाई कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस पार्टी ने इसे रिजेक्ट कर दिया, क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को कांग्रेस पार्टी के द्वारा रिजेक्ट कर दिया। लिख लीजिए इसे, प्रपोजल ऑफ क्रिप्स मिशन वाज रिजेक्टेड बाय कांग्रेस पार्टी। कुछ सोल्यूशन कुछ नहीं, अपनी मजबूरी है, क्या ही करें। तो फिर हम लोग चूंकि अलग अलग कई कोचिंग एसोसिएट रहते तो चलो ठीक है भाई, हाँ ठीक है, फिर हमने एक ही सोल्यूशन निकाला कि दोबारा भी क्या नहीं पढ़ाएंगे। इस तरह से पोस्ट डेटेड चेक देते हैं ना कि आदमी कुछ कर ही नहीं सकता है, तो सोल्यूशन हम लोगों ने ये भी निकाला कि इनके यहाँ दोबारा नहीं पढ़ाना है भाई। इस तरीके से पेमेंट मॉड्यूल इनका है कि अभी जरूरत है और मिलेगा 5 महीने बाद, तो फिर फायदा क्या है? यही सोल्यूशन हम टीचर्स ने निकाला। चलिए लीजिएगा इसे, हो जाए तो प्लीज बता दीजिएगा। ये लोग देख लीजिए। अब चंद्रशेखर, वो मैं बहुत पहले की बात आपको बता रही हूँ, शुरुआती दौर में, है ना। अब तो हम लोग जहां भी एसोसिएट हैं, आपको बता दूं यहाँ तक कि मैं बहुत लंबे समय से एसोसिएट हूँ। आप कितने बैच में पढ़ा चुकी हूँ मुझे याद नहीं है। वो जो मैं बता रही हूँ ना, वो एक ऑफलाइन कोचिंग था मुखर्जी नगर में। हाँ, वो जो घटना मैं बता रही हूँ वो ऑफलाइन कोचिंग था मुखर्जी नगर में। हाँ, बाकी हम लोग जहां भी एसोसिएट रहते हैं ना, पता रहता है कि हाँ ये संस्था हमारे लिए बहुत ही क्या है, ऑथेंटिक है, रिकॉग्नाइज्ड है, और ये इनके साथ हमारा बहुत लंबा बॉन्डिंग है। वैष्णवी गई, मैं जहाँ पढ़ती थी वहां भी ऐसा होता था, एक साथ करते हैं ये सब, पता है करते हैं। चलिए हो गया ये आप सबका क्रिप्स मिशन समझ में आ गया, क्रिप्स मिशन समझ में आ गया। प्रहलाद ने क्वेश्चन किया, इज इट डन? ये हो गया। और देखिए एक चीज आपको बताती है, एक प्रॉब्लम क्या है ना, इंडिया में प्राइवेट सेक्टर में क्या है ना, इसलिए देखिए आप लोग तैयारी कर रहे हैं, कोशिश करिए सिलेक्शन हो जाए, बहुत अच्छा हो जाए लाइफ में। हम लोग तो देखिए सेकंड टीचर, हम लोग को दिक्कत नहीं है उस तरीके से, लेकिन एक बात मैं आपको जरूर कहूँगी, देखिए यहाँ क्या है ना, प्राइवेट सेक्टर में रूल्स रेगुलेशन को बहुत फॉलो नहीं करते हैं, है ना। जैसे 8 आवर आपसे काम करवाना है, तो कई बार आप घर आ गए तब भी आप काम कर रहे हैं, जबकि फॉरेन में ऐसा नहीं। फॉरेन में बहुत स्ट्रिक्टली, अभी मेरे हमारे मित्र हैं लग्जमबर्ग में रहता है, तो वो बता रहे थे कि वहाँ रूल्स रेगुलेशन वहाँ ये है कि वो सब भी प्राइवेट फॉर्म में काम कर रहे हैं, कहते हैं वहाँ जब आप घर पे आ गए तो उसके बाद मजाल नहीं कि कोई आपको ऑफिस से मेल आएगा या तो फोन कर सकता है, कोई भी नहीं, नो वन, किसी की भी हिम्मत नहीं है। और क्या है कि भाई वहाँ पे अगर आपने ऐसा किया तो उल्टा वो एम्प्लॉय आपके केस करे। यहाँ क्या है, यहाँ पे उल्टा ही है, मतलब एक अलग तरीके का यहाँ पे, इसलिए मैं आपको कहती हूँ कोशिश करिए कि कुछ ऐसा हो, है ना। चलिए हो गया ये। गवर्नमेंट सेक्टर में कम है, जैसे अगर आपको नहीं है गवर्नमेंट सेक्टर में हर एक चीज में मानती हूँ, जैसे स्पेशली स्टेट में ये इशूज है, तो स्टेट में सैलरी से आता है, जैसे एज पर माई
माई इन्फॉर्मेशन, जहाँ तक मुझे पता है कि जो जैसे कुछ स्टेट है जहाँ पे जो गेस्ट लेक्चरर है या परमानेंट है, तो वहां पे भी क्या है कि उनका सैलरी बड़ा डिले आता है, एक बार में जोड़ के 6 महीने का, एक बार में जोड़ के 8 महीने का, ऐसा कुछ आता है। तो है पहले कुछ कुछ स्टेट में अभी भी डिले चलता है, ऐसा नहीं है। टीचर्स को, खासतौर से टीचर्स जो है उनकी सैलरी का हमेशा इशू बना रहता है, सरकारी टीचर भी अगर है तो हाँ ये इशूज रहते हैं। चलिए अब आते हैं यहाँ पर, आगे चलते हैं हम लोग। नाउ कम टू द नेक्स्ट। ओके यस, अब आ जाइए जो नेक्स्ट मूवमेंट के बारे में हम लोग बात करेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है ना, भारत छोड़ो आंदोलन देख लीजिएगा 1942 में। सबसे बड़ी बात यह है कि इस दौर में ये अंतिम सबसे बड़ा मूवमेंट था। आप ये कह सकते हैं कि ये इस दौर में, यानी कि 1940 से 1947 के बीच, 1940 to 47 के बीच में ये क्या था, यह सबसे बड़ा आंदोलन देखने को मिलेगा आपको। सबसे बड़ा आंदोलन था, है ना, बिगेस्ट मूवमेंट। अच्छा एक चीज बताइए, आपने अब तक में क्या देखा है? सिंपल सी बात यहाँ समझिएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन जब लोग बात कर रहे हैं, हाँ जी, तो इसे समझिएगा किस वे में। अब तक में आपने क्या देखा कि हम लोग असहयोग भाई कॉपरेट नहीं करेंगे। उसके बाद आया सबने अवज्ञा आंदोलन, जो मूवमेंट जो चले कि भाई बहुत ही हम लोग रेस्पेक्टफुली हम्बल के साथ आपके क्या है, जो भी ब्रिटिश लॉ है उसका हम तोड़ेंगे। अब तक में, यानी इस टाइम तक आते आते आपको दिख ही रहा है ब्रिटेन की स्थिति क्या है। भारतीयों ने जो प्रोटेस्ट चलाया वो इतना बेहतर चल रहा है कि हम इंडिया लीड कर रहा है, इसमें कंडीशन ऐसा है। तो अब हम किस क्या बोलने वाली स्थिति में आ चुके हैं, भारत छोड़ो, जाओ यहाँ से। समझ में आ गई बात, क्विट इंडिया मूवमेंट। अब यहाँ से निकलो। कौन, किसको बोला जा रहा है भारत छोड़ो? हाँ जी, किसको बोला जा रहा है भारत छोड़ो? नेहा, ये जो मूवमेंट है भारत छोड़ो आंदोलन, ये बेसिकली बोला किसको जा रहा है? ब्रिटिशर्स को। ओके, यानी अब नाउ वी आर इन दैट कंडीशन कि हम इस तरह से कह सकते हैं, जब ऐसा है लीव, अब आप जाओ यहाँ, है ना। हाँ, भारत छोड़ो आंदोलन 1942, आप देख सकते हैं 7 अगस्त 1942 को नेहरू जी ने ये प्रपोजल दिया था। गांधी जी ने इसी में नारा दिया था, करो या मरो। अब बहुत हो गया, करो या मरो, डू और डाई। ठीक है ना, ये गांधी जी ने 8 अगस्त 1942 को दिया था। कहां से ये स्टार्ट हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन? बंबई के ग्वालियर टाइम, है ना, बंबई के ग्वालियर टाइम। बॉम्बे, कहां से स्टार्ट हो रहा है? बॉम्बे। लिख लीजिएगा इसे। हाँ, तो ये देख लीजिएगा यहाँ पर, इसमें मौलाना अबुल कलाम आजाद ने ये प्रपोजल दिया था भारत छोड़ो आंदोलन का। ये अध्यक्षता किसने की थी यहाँ पे 7 अगस्त को? प्रेसाइडेड बाय, या प्रेसिडेंट कौन थे इसके? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। आजाद लिख लीजिएगा। हाँ जी, तो इनके द्वारा हम क्या देखते हैं, इसकी अध्यक्षता की गई। बंबई के ग्वालियर टाइम से शुरू हुआ ये मूवमेंट। गांधी जी ने कहा था कि अब मैं भारत के इस रेत और मिट्टी से इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा ना कि अब अंग्रेजों को भारत छोड़ करके जाना ही पड़ेगा। तो गांधी जी की लीडरशिप में आप देख सकते हैं कि दिस वाज द लास्ट बिगेस्ट मूवमेंट। और जो सबसे बड़ी बात है कि भारत का लगभग जो है कि सभी प्रांत भारत के लगभग हम देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ा वर्ग जो है इस मूवमेंट से जुड़ा, क्विट इंडिया मूवमेंट से काफी सफल रहा। हाँ, जब ये स्टार्ट हुआ तो अब ब्रिटिशर्स को लग चुका था कि दैट अब नथिंग इज इन आवर कंट्रोल, हमारे कंट्रोल में अब कुछ नहीं है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने स्टार्ट किया ऑपरेशन जीरो आवर। ऑपरेशन जीरो आवर, ऑपरेशन जीरो आवर। ठीक है ना। अब जीरो आवर का मतलब जैसे कोई ऑपरेशन चलाया जाता है, आपने सुना होगा, है ना, किसी विशेष प्रयोजन या किसी विशेष बात को ध्यान में रखते हुए। तो इन्होंने, ब्रिटिशर्स ने ये कहा कि जितने भी कांग्रेस के बड़े लीडर्स हैं अरेस्ट हैं, उनको अरेस्ट करो। तो बेसिकली ये कांग्रेस पार्टी के सभी बड़े नेताओं की गिरफ्तारी से जुड़ा हुआ ऑपरेशन था, ऑपरेशन जीरो आवर, विच वाज स्टार्टेड ऑन 9 अगस्त 1946। एज अ रिजल्ट कांग्रेस पार्टी के जितने भी बड़े लीडर्स थे, दे ऑल आर अरेस्टेड। ओके, अब जब ये अरेस्ट हो गए तो आफ्टर दैट क्विट इंडिया मूवमेंट जो है, द नेचर ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट बिकेम अंडरग्राउंड। अब ये हिडन फॉर्मेट में क्या चल रहा है, पूरा का पूरा मूवमेंट चल रहा है। यानी ये मूवमेंट रुका नहीं, गांधी जी अरेस्ट हो गए, जवाहरलाल नेहरू अरेस्ट हो गए, सबके सब बड़े लीडर अरेस्ट हो गए, लेकिन जो इसमें बचे हुए थे जो लीडर, तो इन्होंने भूमिगत रह करके इस मूवमेंट को चलाया, किसी ने इस आंदोलन को रोका नहीं। अब लिखिएगा मत, पहले समझ लीजिएगा, ठीक है ना। भूमिगत इट मींस अंडरग्राउंड होकर के क्या कर रहे थे ये मूवमेंट को, अंडरग्राउंड होकर क्या कर रहे थे ये मूवमेंट को चला रहे थे। अब उसमें जो मेन लीडर्स कौन है, जैसे सुचेता कृपलानी जी, जयप्रकाश नारायण जी, राम मनोहर लोहिया जी, अरुणा आसफ अली, ये लोग जो है इसको हिडन फॉर्मेट में चला रहे थे। रेडियो स्टेशन इन्होंने स्टार्ट किया, वहां से लोगों के साथ ये कनेक्ट हुए। तो पूरा इंटायर समझिए ऐसा दौर था कि जब पूरा भारत जो है ना इस जोश में, इस उत्साह के साथ खड़ा था कि अब जो है अब इनको यहाँ से भारत छोड़ना होगा अंग्रेजों को, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं कि इसके बारे में अगर देखा जाए तो काफी सक्सेसफुल रहा ये मूवमेंट। कुछ एरियाज में तो जबरदस्त इसके क्या रहे यहाँ पे आउटकम देखने को मिले, जैसे बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, काफी सफल रहा, ठीक है ना। तो क्विट इंडिया आंदोलन जो है, यानी अब इस आंदोलन के बाद अगर आप देखेंगे रिजल्ट, अब अंग्रेजों को समझ में आ चुका था कि अब हम जो है अपने मन की नहीं कर सकते, बिकॉज अब जो है भारतीय अब मानने वाले नहीं,
है ना, क्योंकि भारतीय अब जो है वो इस तरह से प्रोटेस्ट वगैरह चलाएंगे तो अब हमारी स्थिति कमजोर हो रही है। तो अब परिणाम ये रहा कि अब क्या है, अब बातचीत शुरू हुई। परिणाम क्या रहा, डायलॉग कह लीजिए, कमीशन कह सकते हैं, अलग अलग प्लान बनाएंगे ताकि यहाँ पे सरकार सरकार संविधान को लेकर बात कर सके। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? या इज इट क्लियर? नेहा, मीना, हाँ जी क्लियर है सभी को? यहाँ पे क्लियर है? फिर आप लिख लीजिए यहाँ पे। हाँ, भारत छोड़ो आंदोलन, दिस वाज द लास्ट बिगेस्ट मूवमेंट ऑफ फ्रीडम, इंडियन फ्रीडम मूवमेंट। ठीक है, इसको लिख लीजिए। ऑपरेशन जीरो आवर क्या था? अरेस्ट ऑल लीडर्स, जैसे जवाहरलाल नेहरू गिरफ्तार हो गए इसमें, है ना, इसके अलावा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गिरफ्तार हो गए, अब्दुल कलाम आजाद गिरफ्तार हो गए, ये जेल गए जी। करो या मरो, अब बस बहुत हो गया। हाँ ठीक है ना, भारत छोड़ो आंदोलन। अब आप समझ ही सकते हैं कि नाउ आफ्टर दैट वी आर इन दैट कंडीशन टू से कि अब जाओ यहां से। अच्छा, वन मोर थिंग, अगर आप लोगों से पूछा जाएगा कि विच रेवोल्यूशन या विच मूवमेंट इन इंडिया इज नोन एज अगस्त मूवमेंट, अगस्त आंदोलन के नाम से किसको जानते हैं, या अगस्त रेवोल्यूशन के नाम से किसको जानते हैं, किसको बताएंगे आप लोग? दिस इज ऑल्सो नोन एज अगस्त क्रांति, इसको अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। अगस्त रेवोल्यूशन अगर आपसे पूछा जाए तो ये ध्यान रखिएगा, क्विट इंडिया मूवमेंट इज ऑल्सो नोन एज अगस्त रेवोल्यूशन। प्लीज राइट डाउन, लिखिए इसे। हाँ, इसी को कहते हैं, इसी को कहते हैं भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट और अगस्त रेवोल्यूशन। दीज ऑल आर सेम एंड दीज ऑल आर ऑल्सो द नेम ऑफ, इसका ये सभी का क्या है, नाम है। ये अगस्त में स्टार्ट हुआ है ना ये, तो इसलिए इसको अगस्त क्रांति कहते हैं। समझ गए आप सब लोग? हाँ समझ गए? चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चल लीजिए। या नहीं, ये भी कहा जाता है, इसको अगस्त क्रांति भी कहा जाता है, भी कहा जाता है, या नहीं कहने में, भी कहा जाता है। अगेन आई रिपीट माय वर्ड दैट दिस मूवमेंट इज आल्सो नोन एज अगस्त रेवोल्यूशन। दैट्स इट, यही तो मैं बोल रही हूँ। भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन का इंग्लिश होता है क्विट इंडिया मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट का हिंदी होता है भारत छोड़ो आंदोलन, उसको अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये लिख लीजिएगा। इसमें जो लोग भूमिगत होकर के या अंडरग्राउंड होकर के जो लोग इस मूवमेंट को चला रहे थे, फॉर एग्जाम्पल सुचेता कृपलानी जी हैं, जयप्रकाश नारायण जी को जेपी के नाम से ज्यादा जाना जाता था, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया जी हैं, अरुणा आसफ अली हैं। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। कहां कहां ये बहुत ज्यादा इसके जो परिणाम बहुत ही उत्साहवर्धक रहे हैं, फ्रॉम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। क्या प्लीज राइट डाउन? मुझे तो मुझे एक बार प्लीज बता दीजिएगा। अब रिजल्ट में लिख लीजिएगा कि भाई अब अंग्रेज क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पर कमीशन आएगा, बातचीत होगी सरकार बनने के लिए, संविधान बनने के लिए। चलिए अब आते हैं इस बीच में। अब समझिए यहाँ पे ये सारी चीजें तो चल रही हैं कि भाई अब किसी ने पूछा था यहाँ पे, वन सेकेंड, प्रहलाद का क्वेश्चन था ना, मैं उस टाइम वही बताने वाली थी, मैं ही भूल गई कि मैं क्या बताने वाली थी। प्रहलाद ने क्वेश्चन पूछा था कि मैम अंतरिम सरकार किसको कहते हैं, है ना प्रहलाद? अंतरिम सरकार। अच्छा, अभी मुझे एक बात बताइए, 2024 का लोकसभा इलेक्शन हुआ, सपना, प्रहलाद, हाँ जी, 2024 का भी लोकसभा इलेक्शन हुआ था, हुआ है ना लोकसभा इलेक्शन? हाँ, उनको लोक नायक भी कहते हैं, हुआ, ठीक है ना। तो अब मुझे एक बात बताइए, इलेक्शन से ठीक पहले यानी 2024 के अप्रैल मई से चुनाव शुरू हो गए थे, जून में रिजल्ट आ गया, मान लीजिए अप्रैल मई जून में रिजल्ट आ गया, ठीक है ना जी। तो अब समझिए, तो जो सरकार काम कर रही थी अभी इस बीच में, किस बीच में, यानी मान के चलिए कि जनवरी से लेकर के टिल अप्रैल तक, है ना, जो सरकार काम कर रही है, और आप देखेंगे कि इस दौरान कोई बहुत बड़े बड़े घोषणा और वादे नहीं किए जाते हैं, आपने देखा होगा, है ना, कि कोई बहुत बहुत बड़े बड़े वादे नहीं किए जाते, क्योंकि पता है कि चुनाव होने वाले हैं। तो समझिए, जो एक्चुअल चुनाव जो होने वाला था लोकसभा का, उस चुनाव से ठीक पहले यानी जो भी सरकार काम कर रही है उसको अंतरिम गवर्नमेंट कहते हैं। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? अब आप सोचेंगे कि ये नेशनल मूवमेंट में हम कैसे देख पाएंगे, अब देखिए नेशनल मूवमेंट में मुद्दा ये था कि अंतरिम सरकार, क्योंकि यहाँ पे कौन है भाई, यहाँ पे ब्रिटिश सरकार, यहाँ पर है शासन किसका, ब्रिटिशर्स का, ठीक है ना। तो ब्रिटिशर्स अब ये क्या करेंगे कि हम आपको हैंड ओवर करने वाले हैं सारी चीजें,
तब तक में एक सरकार बना लीजिए आप लोग, ठीक है ना। फिर तो आप आजाद हो ही जाइएगा, स्वतंत्र हो जाएंगे आप, तो आप अपना फिर इलेक्शन करवाइए, चुनाव करवाइए, फिर जो भी होगा वो आप लोग। लेकिन हमारे रहते भर में जब तक हम हैं तो जो सरकार आपका गठित होगा, एक्चुअल पावर यहाँ पर आप ही लोगों के हाथ में रहेगा, लेकिन आजादी मिलने से पहले जो सरकार बनेगी वही अंतरिम सरकार कहलाएगी। अंतरिम बजट पढ़ाई तो है आप लोगों ने, जो इस साल का बजट आया तो अंतरिम बजट नहीं कराया, क्योंकि वो बजट अब सरकार 5 साल की बन चुकी है, तो 5 साल में अब जो एग्जीक्यूशन होगा वो ज्यादा क्या होगा आपको पहला क्लियर हुआ आपको। अंतरिम सरकार किसको कहते हैं? ब्रिटिशर्स के, क्योंकि यहाँ पर थे तो ब्रिटिशर्स ने कहा कि आप लोग ये काम करिए कि जो है सरकार हम आपकी बनवा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी सरकार बन जाएगी, ओके, और संविधान का प्रारूप भी हम तैयार करवा देंगे आपका। और हम क्या करेंगे? संविधान का प्रारूप भी क्या करेंगे? तैयार करवा देंगे आपका, ओके। तो इस तरह से उसमें जब आपका जब आजादी वाला जब हम चले जाएंगे पूरी तरह से, तो फिर आप अपना इलेक्शन करवाइए और फिर जो भी जैसा होगा निष्पक्ष है, जो भी चीजें होंगी आप करिए, ओके। इसी को कहते हैं अंतरिम सरकार और संविधान का प्रारूप। अब समझ में आ गया कि किस मुद्दे पे बात चल रही है फ्रॉम ब्रिटिश गवर्नमेंट? चंद्रशेखर, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? या ये बार बार ये कह रहे हैं कि आई विल हेल्प यू, वी विल हेल्प यू फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट एंड एज वेल एज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो, ओके। तो आपके फॉर्मेशन कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण में और आपके अंतरिम सरकार में हम दोनों ही लेवल पे आपकी मदद करेंगे, क्लियर है? चलिए तो यही था जिसके बारे में आप लोग को थोड़ा सा कंफ्यूजन था कि क्या है। अब आप अंतरिम सरकार समझ चुके हैं। बस देखिए, एनसीईआरटी इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्चुअल। आपको समझ में आ गया संविधान, भाई कोई भी देश आजाद होता है, कोई नया राष्ट्र बनता है, तो उस देश की जो सबसे मेन चीज क्या होती है? वहां का संविधान, जिसके तहत पूरा का पूरा देश चल रहा होता है, ठीक है ना। अब आते आगे यहाँ पे सीआर फॉर्मूला, सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला क्या है? अब आप सोचेंगे ये कौन सा फॉर्मूला? आप समझिए, ये आता है 1944 में, ओके। कौन लेके आते हैं? सी राजगोपालाचारी, ये खुद कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, संबंधित कांग्रेस पार्टी के महत्वपूर्ण लीडर है, ठीक है ना। अब समझिए, इन्होंने कहा चूंकि बिकॉज ऑफ मुस्लिम लीग प्रॉब्लम तो आ ही रहा था, हिंदू मुस्लिम वाले जो कॉन्फ्लिक्ट जो क्रिएट हो चुका था, तो इन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं कि एक समझौता कर लिया जाए, है ना। हम लोग क्या करें, आपस में हिंदू मुस्लिम एक समझौता करते हैं और उसके तहत जो है ये फॉर्मूला समझते हैं, कोई फॉर्मूला लगा क्या कर सकते हैं, किसी मैथ का इक्वेशन बना सकते हैं, इसलिए इसको फॉर्मूला बोला जा रहा है। दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज द, इसको हम लोग किस नाम से कह रहे हैं? फॉर्मूला। इसमें ये इन्होंने फॉर्मूला रखा था तो ये जो हिंदू मुस्लिम वाला कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है वो कहीं ना कहीं से इग्नोर हो सके या कहीं ना कहीं से कम हो सके। दैट्स व्हाई इन्होंने क्या किया कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में एक डायलॉग करवाया। डायलॉग यानी बातचीत, इसमें प्रॉपर जिन्ना और गांधी जी पहुंचते हैं, और गांधी जी, ठीक है ना। तो जिन्ना का यहाँ पे आप समझ रहे हैं, यहाँ पर जिन्ना ने क्या डिमांड कर रखा है कि सेपरेट नेशन पाकिस्तान चाहिए। गांधी जी ने कहा ऐसा तो नहीं होगा भाई, साफ बात, ऐसा तो नहीं होगा भाई, अगर ऐसा आप सोच रहे हैं तो दिस इज नॉट पॉसिबल। तो ये फॉर्मूला सी राजगोपालाचारी के द्वारा जो है एक बैठक करवाई गई मुस्लिम लीग और कांग्रेस पार्टी के बीच में, सो बेसिकली ताकि एक बात जो बिगड़ी हुई है वो बन सके, लेकिन सहमति नहीं बन पाई। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर सहमति नहीं बनी। जो गांधी जी ने कहा इन्होंने नहीं माना, ठीक है ना, सहमति नहीं बनी, ठीक है ना। तो यही क्या था आपका सी आर फॉर्मूला। अच्छा, आप लोगों ने सुना होगा कि जिन्ना को कायदे आजम भी कहते हैं, सुना है आप सबने? सुना है मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम भी कहा जाता है। मे बी यू हर्ड अबाउट दैट, टाइटल दिया गया था कायदे आजम, नहीं सुना? अच्छा, पहला सुना? हाँ तो सुनिए, जब ये डायलॉग देखिए गांधी जी, जब ये डायलॉग जब स्टार्ट होने वाला था तो गांधी जी की जब मुलाकात होती है जिन्ना से, तो गांधी जी ने मतलब गांधी जी वॉज हाईली इंप्रेस्ड विद हिज पर्सनालिटी, या फिर जो भी कह सकते हैं कि जो बातचीत हुई, तो गांधी जी ने कहा कि आपको कायदे आजम है। कायदा मतलब होता है जैसे जिसको बहुत अच्छा तरीका जिसको आता हो उसको कहते हैं, आजम मतलब बहुत अच्छे तरीके से के साथ हैं। तो गांधी जी ने उनको कहा कायदे आजम, तो जिन्ना को लगा कि लगता है जो मैं बात करने आया हूँ वो तो आज पूरा हो जाएगा, क्योंकि गांधी जी ने मुझे ये बात कही है कायदे आजम। फिर इनको तो पता नहीं था कि गांधी जी है ना। फिर जब इन्होंने प्रपोजल रखा तो बोले ना उस पर कोई ना बात बनने वाली है, वो नहीं हो सकता है। हाँ समझ गया। तो फिर गांधी जी ने यहाँ पर जो है एक्सेप्ट नहीं किया। जिन्ना को शुरू में लगा कि लगता है कि जो डायलॉग हो रहा है वो लगता है मेरे पक्ष में आ जाएगा। गांधी जी ने कहा ना तारीफ करने का मतलब ये थोड़ी ना कि आप जो मांग रहे हैं वो दे देंगे। हाँ ठीक है जी, ओके। तो यही है सीआर फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला जो कि सी राजगोपालाचारी जी को लगा था कि ये कहीं सेट हो जाए, बट ये सेट नहीं हो पाया, है ना। तो इस तरह से हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर, चलिए ओके है, ठीक है ना, डन है यहाँ तक, हो गया ये। तो ये था सी, दिस इज ऑल अबाउट द सी आर फॉर्मूला, ठीक है ना, सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला। अब मैंने आपसे क्या कहा, मूवमेंट हो चुके हैं सारे के सारे। अब जो भी आएंगे आप क्या है यहाँ पर, अब प्लान, वी विल प्लान। आप जो पढ़ते हैं वायसराय और गवर्नर जनरल के बारे में,
तो अब आप देखेंगे यहाँ पे कि लॉर्ड वेवेल जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ही वाज द न्यू वायसराय ऑफ इंडिया, है ना। लॉर्ड वेवेल आप क्या देखें, लॉर्ड लिलिथुगु की जगह पे कौन आ रहा है यहाँ पर, लॉर्ड वेवेल, है ना। लॉर्ड वेवेल अब ये यहाँ का क्या होना, ही वाज द न्यू वायसराय, ही वाज द न्यू वायसराय ऑफ इंडिया, ठीक है ना। हाँ जी, तो अब देखिए अब ये प्लान कौन सा लेके आता है, अब ये आपको ध्यान रखना है, यू हैव टू रिमेंबर दिस ऑल थिंग्स कि ये जो योजनाएं आ रही है, चाहे फॉर्मूला हो, चाहे मिशन हो, चाहे प्लान हो, तो वेवेल प्लान यानी ये जो वायसराय है ये भी कोई प्लान लेकर के आया है सरकार के संदर्भ में, क्योंकि मामला अब चल रहा है कि हमें सरकार बनाना है ना, अंतरिम सरकार और संविधान का निर्माण, ये मुख्य मुद्दा है, ठीक है जी। तो अब देख लीजिएगा यहाँ पे इसने वेवेल प्लान में क्या किया, इसने कहा कि एक न्यू एग्जीक्यूटिव काउंसिल हम बनाएंगे, है ना। इसको कहते हैं कि एक सेंटर में यानी केंद्र में, हाँ जी, सेंटर में हम क्या देख रहे हैं, क्या रहेगा यहाँ पर एक कार्यकारी जो है नई कार्यकारिणी परिषद रहेगी, सॉरी काव्य बहुत दिन बाद दिखाई दी, आप कहाँ थी आप, हाँ जी, क्या यहाँ पर नई कार्यकारिणी परिषद, कार्यकारिणी परिषद, ठीक है। क्या कि केंद्र में कार्यकारिणी परिषद बनाते हैं और ऐसा करते हैं कि इसमें कमांडर इन चीफ, उसमें दो पद ऐसे रहेंगे, वायसराय जो है वो एक बाहर से रहेगा यानी कि ब्रिटिशर्स में, और एक कमांडर इन चीफ, ये दो जो पद हैं, हाँ ये जो दो पद हैं ये क्या है यहाँ पर, इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, तो ये दो पद क्या रहेंगे आपको, ब्रिटिशर्स के रहेंगे, बाकी रेस्ट ऑल मेंबर्स जो है वो कहाँ कौन होंगे, इंडियंस होंगे, बाकी सभी सदस्य भारतीय होंगे, ऑल मेंबर्स क्या होंगे, इंडियन होंगे। वेवेल प्लान ये समझ लीजिएगा, ये अब आपको ध्यान रखना है, अंतरिम सरकार और संविधान के निर्माण के संदर्भ में ही सारी बातें चल रही हैं, हाँ ठीक है ना। तो यहाँ देख लीजिएगा, तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि वेवेल प्लान में ये कहा, वेवेल ने ये कहा, लॉर्ड वेवेल ने जो प्लान बनाया कि न्यू एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाते हैं, उसमें वायसराय और कमांडर इन चीफ, ये जो दो पद रहेगा वो उसमें कौन रहेंगे, ब्रिटिशर्स रहेंगे, हाँ मतलब आउटसाइडर्स हिस्ट्री में रहेंगे, और बाकी के सभी सदस्य जो हैं वो कौन होंगे, वो भारतीय होंगे। यही था कौन, वेवेल प्लान, जो कि किसके द्वारा लाया गया, लॉर्ड वेवेल के द्वारा, लॉर्ड वेवेल के द्वारा लाया गया। क्लियर हुआ यहाँ पे, इज इट क्लियर नेहा, जो क्लियर है, वेवेल प्लान में यही था कि इसमें सिर्फ दो पद हम लोग रखेंगे अपने पास, बाकी सभी सदस्य जो है वो इंडियंस होंगे, इंडियंस में कांग्रेस पार्टी से होंगे बेसिकली, ओके। इसको लिख लीजिए तो मुझे बताइएगा डन मैम, एक बार लिख लीजिए तो मुझे बता दीजिएगा, हाँ हो जाए तो मुझे प्लीज एक बार बताइएगा यहाँ पे, डन मैम। चलिए ओके है, अब आ जाइए नेक्स्ट पे। हाँ जी, तो वेवेल प्लान के एग्जीक्यूशन को लेकर के, जो आपने देखा वेवेल प्लान, उसके एग्जीक्यूशन को लेकर के इसको जो है इस पे बातचीत किया जाए, जो प्रपोजल दिया है लॉर्ड वेवेल ने वो आगे जाएगा या नहीं जाएगा, तो इसी पर बातचीत के लिए यानी कि इस पे एक तरह से डायलॉग के लिए, ताकि दोनों को इसमें बैठा करके बातचीत किया जा सके मुस्लिम लीग के साथ। तो ये हम क्या देखें, 1945 में शिमला कॉन्फ्रेंस होता है, शिमला कॉन्फ्रेंस, ठीक है ना। ये क्यों हो रहा है, ये वेवेल प्लान के एग्जीक्यूशन को लेकर के बातचीत करवानी थी, किसके किसके बीच, कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम लीग के बीच, मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस, ठीक है ना। यहां से आप देख सकते हैं कि कांग्रेस की तरफ से लीड कौन कर रहे थे, मौलाना आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद, आजाद, ठीक है ना। और मुस्लिम लीग की तरफ से कौन है यहाँ पर, जिन्ना है। दोनों के दोनों जब यहाँ बैठते हैं शिमला में, यहाँ पे बातचीत होती है, ठीक है जी। तो यहाँ पर होता क्या है कि हुआ क्या कि जो बोला गया था कि जो रेस्ट मेंबर्स हैं वो कांग्रेस पार्टी से होंगे, तो इसमें मुस्लिम लीग ने ये कहा कि जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल की जो बात हो रही है उसमें जितने भी सदस्य होंगे वो सभी के सभी मुस्लिम लीग से होने चाहिए, ऑल मेंबर्स जो है वो किससे होने चाहिए, मुस्लिम लीग से, ठीक है ना। अब कांग्रेस ने कहा कि ये तो डिमांड आपकी मानी नहीं जा सकती, क्योंकि एक या दो सदस्य हम रख सकते हैं एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, बट दिस इज नॉट पॉसिबल कि दैट ऑल मेंबर्स फ्रॉम मुस्लिम लीग। तो इसी वजह से कांग्रेस ने इनकी जो मांग थी, जो अनुचित मांग थी, उसे ठुकरा दी। तो इस तरह से वेवेल प्लान जो लेकर के आया था, तो वो वेवेल प्लान जो है उसका एग्जीक्यूशन नहीं हो पाया, क्योंकि मुस्लिम लीग अड़ गई यहाँ पर कि नहीं, हमें यहाँ पर जितने भी हैं सदस्य वो किससे चाहिए, मुस्लिम लीग से चाहिए। तो ये तो पॉसिबल वैसे भी नहीं हो पाता, ये तो वैसे भी अनुचित डिमांड है, क्योंकि भाई इलेक्शन में भी एक चीज जो क्लियर हो चुकी है कि क्लियर मेजोरिटी किसके पास है, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के पास है, तो आपको कैसे दिया जाएगा फिर, समझ में। तो शिमला कॉन्फ्रेंस जो है, अच्छा आप सोचेंगे शिमला में कॉन्फ्रेंस क्यों हुआ, क्योंकि देखिए जून जुलाई का टाइम है, तो उस टाइम पर जो ब्रिटिशर्स यहाँ रहते थे तो उनका ग्रीष्मकालीन यानी समर जो उनका कैपिटल होता था ना, वो शिमला होता था,
ठीक है, क्योंकि इतनी गर्मी वो यहाँ पर जो है यहाँ के एटमोस्फेयर के रिगार्डिंग ये लोग बहुत ज्यादा एडजस्टेबल नहीं थे, तो दैट्स वाई ये लोग उस टाइम पे कहाँ चले जाते थे, शिमला। तो शिमला जो है वो समर कैपिटल या ग्रीष्मकालीन राजधानी हुआ करती थी, जिसके कारण ये जो है जो समझौता या जो कॉन्फ्रेंस हुआ, शिमला कॉन्फ्रेंस, ये कहाँ होता है, वहां पे। इज इट क्लियर या इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? देख लीजिए इसे। अगर आपके मन में आज ही कहा होगा तो इसलिए मैं कह रही हूँ। चलिए, डन है यहाँ तक सभी का? इज इट डन? अब आ जाइए, अब देखते हैं यहाँ पे 1945 में इलेक्शन होते हैं, सभी का हो गया यहाँ पे इलेक्शन इन इंडिया। भारत में होते हैं क्या चुनाव? अच्छा, एक चीज और समझिएगा, आपने सुना होगा कि ब्रिटेन में जैसे वहां पे भी क्या है, दो पार्टी काफी ज्यादा फेमस है, लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी। ठीक है, तो इसके पहले वहां चर्चिल की सरकार थी जो कि कंजर्वेटिव पार्टी से थी। रिमेंबर माय वर्ड, कंजर्वेटिव पार्टी। ब्रिटेन में हम क्या देख रहे हैं, न्यू गवर्नमेंट फॉर्मेशन हुआ। न्यू गवर्नमेंट का क्या हुआ, यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ, नई सरकार का गठन हुआ। और कौन सी पार्टी वहां पर आती है अब केंद्र में सत्ता में, तो वहां लेबर पार्टी आती है। लेबर पार्टी। इसके पहले कौन सी पार्टी थी, कंजर्वेटिव पार्टी, जिसे चर्चिल प्रधानमंत्री थे। अब लेबर पार्टी से कौन यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री बनता है ब्रिटेन का, क्लीमेंट एटली। अच्छा, एक चीज समझिएगा, हर देश में ना बहुत डिपेंड करता है वहां पर जितनी कि वहां पर सरकार किसकी बन रही है। हाँ, चर्चिल वहां का प्रधानमंत्री था। व्हाट इज चर्चिल? नहीं, चर्चिल कोई सामान नहीं है, चर्चिल वहां का प्रधानमंत्री था। इसके ठीक पहले जिस समय आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि ब्रिटेन में नई सरकार का गठन होता है। नेहा, समझ में आया आपको? हाँ जी नेहा, इसी साल यहाँ क्या हो रहा है, ब्रिटेन में भी चुनाव हुआ। ओके, समझिएगा इसको, इलेक्शन होते हैं और वहां पर पहले कंजर्वेटिव पार्टी, नाम से ही समझिएगा कंजर्वेटिव पार्टी है, तो कुछ ना कुछ चीजें उसकी होंगी जो पुराने इसमें बिलीव करती होंगी। ओके, लेबर पार्टी है, ये थोड़ा सा लिबरल है, तो ये वैसे ही आती है लेबर पार्टी, तो ये चेंजेस में बिलीव करती है। ठीक है, अगर कुछ ऐसा है तो हम लोग देख लेते हैं कि क्या किया जाए। तो क्लीमेंट एटली, नाउ ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन। ब्रिटेन में सरकार बनी। अच्छा, अक्सर ऐसा होता है या नहीं होता, ये बताइए कि जहां सरकार बदलती है, जैसे भारत और भारत के जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है अलग अलग देशों के साथ, ज्यादा दूर नहीं, कभी बांग्लादेश ही देखते हैं, या वहां पे क्या होता है, जैसे वहां पे है ना एक शेख हसीना की पार्टी है, एक और है, तो वहां पे जैसे सरकार आती है तो उसी हिसाब से हमारे रिश्ते भी क्या होते हैं, उसी तरह से चलते हैं। क्योंकि वहां की सरकार, जैसे कुछ सरकार जो है वो चाहती, जैसे मालदीव के साथ इतना जो रोग हुआ, तो मालदीव में सरकार चेंज हुई, मोइजी की सरकार बनी, और मोइजी का जो नजरिया है उस बेस पे कहीं ना कहीं से जो ये जो इतनी उठापटक हुआ या इतना जो संबंधों में जो अप्स एंड डाउन आए, तो आप देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं से अच्छा, कुछ देशों के साथ हमारे संबंध जैसे बहुत अच्छे हो जाते हैं, राइट नाउ जैसे आप किसी देख लीजिए, है ना। हाँ, कुछ देशों के साथ जैसे हमारे संबंध बहुत अच्छे होते हैं, जैसे उनकी पार्टी से हमारा अच्छा है, तो हमारा उनसे क्या रहता है, काफी बेहतर रहता है। तो ये एक नेचर है, समझ रहे हैं आप सब लोग? या इज इट क्लियर? यहाँ तक समझ में आई बात आप सबको? तो सेम वैसा ही कि ब्रिटेन में जो अब नई सरकार आई है, तो नई सरकार नई सोच के साथ है यहाँ पर भी, जो वहां की लेबर पार्टी है, तो उसने क्या कहता है कि इलेक्शन ही करवा लेते हैं भारत में ना, सबसे बेटर रहेगा, पता चल जाएगा कि किसकी मेजोरिटी। क्योंकि मुस्लिम लीग दावेदारी कर रहा है अपना कि भाई हमें सेपरेट नेशन चाहिए, और ये सब कि कांग्रेस पार्टी करेंगे, हम नहीं देंगे। तो इसने कहा कि बेस्ट इज द बेस्ट वे कि हम लोग इलेक्शन करवा देते हैं। तो भारत की सेक्रेटरी, यानी सेक्रेटरी की पोस्ट पे कौन आते हैं, पैट्रिक लॉरेंस नाम है इनका, देख सकते हैं, हिज नेम वाज पैट्रिक लॉरेंस। ठीक है ना। हाँ, अब क्या देखते हैं कि 1945 में चुनाव होता है, और जैसा कि उम्मीद था, परिणाम रहा क्या कि कांग्रेस पार्टी को मेजोरिटी मिली। हाँ, रिजल्ट क्या रहा यहाँ पे कि भारतीयों का जो बहुमत है वो हम लोग किसके साथ देख रहे हैं, कांग्रेस के साथ है। कांग्रेस पार्टी को पर्याप्त मेजोरिटी मिला। मेजोरिटी किसको मिली, कांग्रेस पार्टी को। तो अब मुझे ये बताइए कि ब्रिटेन की जो गवर्नमेंट है वो फिर अब किसको कहेगी कि सरकार बनाई, अंतरिम सरकार की किसको निमंत्रण दिया जाएगा, बताइए भाई, क्या लगता है? चुनाव हुए यहाँ पर भारत में दिसंबर में, हम क्या देख रहे हैं कि भारत में चुनाव होते हैं दिसंबर 1945। हाँ, किसको बोला जाएगा कि आप सरकार बनाइए? कांग्रेस पार्टी को। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि यहाँ पर मेजोरिटी आ चुकी है पूरी तरह से। हाँ, एक बार यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, कांग्रेस, ठीक है ना। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ मेजोरिटी किसके साथ दी 1945 के इलेक्शन में,
तब तक देखिए यहाँ एक घटना घटती है ना, ये देख लीजिएगा, यहाँ पे एक घटना घटती है, मैं देख आप लोग कमेंट देखिए, डोंट वरी अबाउट दैट। 18 फरवरी 1946 को एक इंसिडेंट होता है, 18 फरवरी 1946 को, यहाँ पर जो ब्रिटिश जो इनका डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर था इसको लेकर के, और ब्रिटिशर्स, ठीक है, ब्रिटिशर्स का जो भेदभाव की जो नीति थी, इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर जैसे इसमें बेसिकली रॉयल म्यूटिनी यानी कि शाही नौसेना विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, शाही नौसेना विद्रोह। तो यानी ये जो है यहाँ पे जो, हाँ, इसी बीच में 18 फरवरी को घटना घटती है, फरवरी 1946 को, नेवल म्यूटिनी जिसको बोलते हैं, शाही नौसेना विद्रोह भी इसको कहा जाता है, म्यूटिनी, म्यूटिनी, MUTINY, म्यूटिनी, ठीक है। तो हाँ, तो ये बेसिकली घटना घटती कहाँ है, बंबई में, हाँ बंबई में। तो शाही नौसेना से जुड़े हुए जो सिपाही थे यहाँ पर, शाही नौसेना के जो सिपाही थे, भारतीय सिपाही, भारतीय सिपाही, इनके द्वारा विद्रोह कर दिया गया, इनके द्वारा क्या किया गया, विद्रोह किया गया, रिवोल्ट किया गया, रिवोल्ट स्टार्टेड बाय देम, ठीक है ना, रिवोल्ट किया गया। अब यहाँ देखिए रिवोल्ट किस बात का था कि भाई खाना पीना जो कि अलाउंसेस ये सारी चीजें ये अच्छा नहीं देते थे, तो इन्होंने तलवार नामक एक जहाज था जहां पर इन्होंने क्या किया, जो शाही नौसेना जो आप देखिए जो भारतीय सेना थी, उन्होंने तलवार नामक जहाज पर तिरंगा फहराया, हाँ तिरंगा फहराया, यानी कि दे होस्टेड 3 कलर, हाँ तिरंगा नहीं, सॉरी, तलवार नामक जहाज से कांग्रेस का झंडा, ठीक है ना, या कांग्रेस का झंडा मत लीजिए, इसमें से बेटर रहेगा यहाँ पे। तो बेसिकली इन्होंने क्या किया, विद्रोह किया, और मुखर होकर के इन्होंने क्या किया ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि ये जो है हमारे खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं। अब हर जगह मतलब समझिएगा जब क्या हो चुका था कि आफ्टर क्विट इंडिया मूवमेंट अब हर जगह कहीं समानांतर सरकार बन रही है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, तो अब ये स्थिति थी कि ब्रिटिशर्स को डायरेक्ट चैलेंज दिया जाने वाली स्थिति में थे। तो शाही नौसेना के जो सैनिक थे, जो आर्मी थी, उन्होंने रिवोल्ट किया, और ये घटना हुई है कब की, 18 फरवरी 1946 की घटना है, ठीक है ना। ब्रिटिश झंडा इन लोगों ने क्या किया, उतार दिया, ठीक है जी, ब्रिटिश झंडा इन्होंने बेसिकली क्या किया कि उस जहाज पर ब्रिटिश झंडा था, तो इन्होंने विद्रोह जब किया तो उस झंडे को उतार दिया, ठीक है। शाही नौसेना विद्रोह था ये, जो कि आप देख सकते हैं, हाँ हाँ, झंडा इन्होंने क्या क्या फहराया वहां पे, म्यूटिनी, म्यूटिनी लिखा, जितनी जितनी अभी तक नहीं पता चला, हो गया ये। अब ये मैं क्यों बता रही हूँ, उससे आपको आगे पता चलेगा कि मैं क्यों बता रही हूँ। डन है, हाँ। अब देखिए इसी के ठीक नेक्स्ट, क्योंकि आपने क्या देखा कि जो विद्रोह हो रहा है वो कब हो रहा है, 18 फरवरी को हुआ था, ठीक नेक्स्ट 19 फरवरी 1946 को जो भारत के जो सचिव थे, जिनका नाम था पैट्रिक लॉरेंस, भारत के सचिव पैट्रिक लॉरेंस, पैट्रिक लॉरेंस ने हाउस ऑफ लॉर्ड्स यानी वहां ब्रिटेन की संसद में, इधर लीजिएगा, ब्रिटेन की संसद में, ब्रिटेन की संसद में भारत के संवैधानिक सुधारों के लिए कैबिनेट मिशन भेजने की बात की, भारत के संवैधानिक सुधारों हेतु मिशन भेजने की बात कही, ये बात कही। इट मीन्स कि पैट्रिक लॉरेंस अनाउंस्ड पैट्रिक लॉरेंस क्या अनाउंस करते हैं यहाँ पे कि कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन कहाँ जाएगा, ये यहाँ पर जो है इंडिया भेजा जाएगा, हाँ, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। अब आप समझ सकते हैं, यानी इतना ज्यादा दबाव अब बन चुका था 1946 तक आते आते कि भाई ऐसा है कि कुछ भी अगर रिवोल्ट हो तो तुरंत जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या होगी, वहां पे एक्शन मोड में आ गई कि भाई ऐसा ना हो कि दिक्कत आ जाए, ठीक है। तो पैट्रिक लॉरेंस ने वहां ब्रिटेन की संसद में ये घोषणा किया, नाउ वी आर गोइंग टू सेंड अ मिशन, कैबिनेट मिशन टू इंडिया फॉर द जो आप कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ जो संवैधानिक सुधारों के लिए हम भेज रहे हैं कैबिनेट मिशन।
है ना। तो कैबिनेट मिशन और साथ के साथ प्लस इसमें आपको ध्यान रखना इंटरिम गवर्नमेंट भी जुड़ा हुआ है, यानी अंतरिम सरकार का गठन। दो बातें हैं यहाँ पर, संविधान का निर्माण और अंतरिम सरकार का गठन। ये दो कार्य कैबिनेट मिशन क्या करेगी? करेगी। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कैबिनेट मिशन का अनाउंसमेंट क्यों हुआ? सपना, दीप्ति, प्रहलाद, नेहा, चंद्रशेखर, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कैबिनेट मिशन का अनाउंसमेंट क्यों किया कि ये भारत जाग भेज रहे हैं हम लोग, ताकि संवैधानिक जो है बन सके, संविधान, भारत के संविधान निर्माण में जो है हम लोग जो है इसमें सहायता मिल सके। और दूसरा अंतरिम सरकार, मामला यही चलेगा, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए ये जो मिशन आता है ना, तो ये यहाँ पर बातचीत करता है, भारत पहुंचता है। तो ये आप लिख लीजिएगा यहाँ पर कि ये जो हम लोग क्या देख रहे हैं कि 24 मार्च 1946 को ये मिशन भारत पहुंचा, दिल्ली पहुंचा। 24 मार्च 1946 को हम क्या देख रहे हैं, ये मिशन कहाँ पहुंचा? दिल्ली पहुंचा। ठीक है, सारी बातचीत हो गई। बातचीत के बाद इसमें जो है यहाँ पर 29 जून को यहाँ से मिशन वापस चला जाता है। 29 जून को ये मिशन कहाँ चला गया? वापस। बातचीत करके कि जो भी कंक्लूजन निकलेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, काम करेंगे। तो उसमें बातचीत किया, सारी चीजें हुई, कांग्रेस से ये सारी चीजें बातचीत हुई। एंड आफ्टर दैट ये मिशन जो है अपना रिपोर्ट जो है, जो अपनी सारी चीजें वो लेकर के यहाँ से वापस लौटता है। अब इसमें एक चीज याद रखिएगा, मुस्लिम लीग ने इसको अस्वीकार कर दिया, है ना। ये क्लियर है आप सबको? कैबिनेट मिशन ने जो अंतरिम सरकार और संवैधानिक सुधारों की बात कही थी, हाँ जी, तो इसकी सारी बातों को जो है हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर, इस मिशन के को किसने नकार दिया यहाँ पे, यहाँ देख लीजिएगा। देखिए कैबिनेट मिशन को नकारा किसने? मुस्लिम लीग ने। कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव को नकार दिया या फिर नामंजूर कर दिया, लीजिएगा। रिजेक्टेड द प्रपोजल ऑफ क्या हम देख रहे हैं यहाँ पर जो है ऑफ कैबिनेट मिशन। ठीक है, और मुस्लिम लीग ने कहा कि हम अब क्या करेंगे, सीधी कार्रवाई दिवस करेंगे, है ना। इसको इसके बाद मुस्लिम लीग जो है डायरेक्ट एक्शन डे या सीधी कार्रवाई दिवस पर मुस्लिम लीग आती। मुस्लिम लीग ने कहा कि ऐसा है कि हम क्या करेंगे, सीधी कार्रवाई दिवस। ठीक है ना। अब ये जो सीधी कार्रवाई, कल किसी ने पूछा था मुझसे, तो डायरेक्ट एक्शन मतलब इनका जो मुस्लिम लीग ने जो स्टार्ट किया, इससे समझिए इसमें क्या था, इसमें था दंगे करवाना। ठीक है ना, दंगे करवाना, दंगे फसाद, इतना ज्यादा कंडीशन वर्स्ट हो गया लास्ट में, हाँ, कि ये विभाजन को लेकर के मुस्लिम लीग के बारे में क्या देख रहे हैं कि इतना ज्यादा कंडीशन को वर्स्ट कर दिया गया कि जो है स्थिति बहुत ही क्या होगी, भयावह हो गई, है ना। मुस्लिम लीग ने कहा कि हम अब इस सब प्रस्ताव को नहीं मानते और हम क्या करेंगे, सीधी कार्रवाई दिवस। अब उसके तहत दंगे भी हुए, सारी चीजें आप देखेंगे, ये सारी चीजें हो रही है। ठीक है ना, बहुत भयावह सिचुएशन हो जाता है इस टाइम तक आते आते। ठीक है जी, इसके तहत हम क्या देख रहे हैं, दंगे हुए, बहुत ही मतलब डिस्टर्बेंस, हाई लेवल का डिस्टर्बेंस जिसका बोल सकते हैं। हाँ जी, तो फिर लास्ट में आपने सुना होगा कि टाइम पे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने खुद ही कहा था कि अब ऐसा है कि वो विभाजन चाहे ना चाहे, हम विभाजन चाहते हैं, क्योंकि इतना ज्यादा दंगे फसाद ये सब शुरू हो चुके थे, हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट, तो इतना ज्यादा ये सब चीजें शुरू हो गई थी। चलिए हो गया ये, ठीक है ना। तो अब देखिए, अब उसके बाद से चूंकि लॉर्ड वेवल ये हो गया होगा आप सबका, तो अब देखेंगे लॉर्ड वेवल जो है यहाँ पर, 1 सेकेंड, हाँ जी, तो अब जो स्थिति थी, तो लॉर्ड वेवल ने कहा कि अंतरिम सरकार के लिए जवाहरलाल नेहरू को उन्होंने क्या किया, आमंत्रण दिया कि आप जो है सरकार बनाइए। ठीक है ना, लॉर्ड वेवल ने अंतरिम सरकार के लिए नेहरू जी से कहा, वेवल ने अंतरिम सरकार के लिए किसे निमंत्रण दिया, मतलब नेहरू जी से कहा। क्या निमंत्रण दिया? ठीक है जी, अंतरिम सरकार। ठीक है, हाँ, और 2 सितंबर को यहाँ देख सकते हैं 1946 को नेहरू जी 12 सदस्यीय अंतरिम सरकार का गठन करते हैं, यानी 12 मेंबर्स के साथ में नेहरू जी क्या करते हैं यहाँ पर, 12 सदस्यों के साथ इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म, अंतरिम गवर्नमेंट फॉर्म, अंतरिम सरकार का गठन हो जाता है, सरकार का गठन। ठीक है जी, क्लियर है ये। तो 12 सदस्यीय जो है यहाँ पर सदस्यों के साथ नेहरू जी ने यहाँ पर क्या किया,
सरकार का अंतरिम सरकार का गठन हुआ। हाँ, वजह बताया तो काव्या कहीं सो रही थी क्या होगी? हाँ जी काव्या अभी सो रही थी क्या आप ये बताइए? उसने देर से पूरी स्टोरी ही तो चल रही है। काव्या आप ठीक क्लास में नहीं थे? उस टाइम से मैं पूछ रही हूँ तो जवाब नहीं आपका आ रहा है कहीं से भी। मैं उस टाइम से पूछ रही हूँ कि काव्या आप हैं क्लास में, तो इनको नहीं पता चल रहा है। सारी कहानी मैंने बता दी कि देखिए ऐसा ऐसा हुआ था जिस वजह से दंगे फसाद बहुत ज्यादा होने लगे, हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट होने लगा। तो ऐसे कंडीशन में हालात बहुत जब वर्स्ट हो जाए तो कोई तो सोल्यूशन निकालना पड़ता ना, या वैसे ही हालात रहने दिया जाता? ये बताइए, आप बताइए। और सर क्या पूरे भारत के लोगों की मेजोरिटी किसके साथ है? ये सारी चीजें मैं अभी डिस्कस कर चुकी हूँ। मे भी आप लेट आएंगे क्लास में या आपने नहीं सुना होगा, तो थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करिए बच्चे। ऐसे तो फिर बीच में मैं आप उस टाइम में मैंने 2-3 बार आपका नाम लिया, आप हैं क्लास में, ठीक है ना? तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इस प्रकार से एक सिंपल सी बात है। अभी चुनाव हुआ लोकसभा में, काव्या सरकार बनाने का निमंत्रण किसको दिया गया? कांग्रेस पार्टी। अगर आप देखेंगे एनडीए और यूपीए यही चल रहा था ना भाई यहाँ पे, एनडीए और यूपीए किसकी सरकार बनेगी यहाँ पे? तो जिसके पास ज्यादा सदस्य होंगे तो कायदे से उसी को ना बुलाया जाएगा। जिसके पास बहुमत होगा, सिंपल सी बात बताइए नेहा, प्रहलाद, सपना, मुझे सिंपल सी बात बताइए, जिसके पास मेजोरिटी होगी उसी को ना बुलाया जाएगा। श्रद्धा कि भाई आपके पास मेजोरिटी, हम आप ही को ना आमंत्रण, जैसे राष्ट्रपति ने निमंत्रण दिया तो सबसे पहले किसको दिया इस बार की लोकसभा के इलेक्शन में? ठीक है ना? ये चीज ध्यान रखिएगा। लोकसभा इलेक्शन हुआ, ये तो सिंपल सी बात है। बहुमत 1945 के दिसंबर में चुनाव हो चुका है। चुनाव में क्लियर मेजोरिटी पता चल चुका कि कांग्रेस पार्टी को अच्छा खासा बहुमत मिल चुका है ना? तो जब जिसको बहुमत मिला उसी को निमंत्रण देंगे कि भाई आइए आप सरकार बनाइए। उससे परे थोड़ी ना पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। इस तरफ से जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में हम लोग क्या देख रहे हैं? सरकार का गठन हुआ, अंतरिम सरकार। ये ध्यान रखिए ब्रिटिश गवर्नमेंट जाने वाली है, ये अंतरिम सरकार है। इसलिए मैं आपको अंतरिम सरकार मैंने पहले डिफाइन कर दिया है, इसलिए मैंने अंतरिम सरकार पहले डिफाइन कर दिया आप सबको। ठीक है, हाँ ये तो हो गया भाई, अंतरिम सरकार बन गया। अब संविधान सभा, अब सिंपल सी बात मैंने आपसे क्या कहा कि सिंपल सी बात है, जिसके पास बहुमत है उसकी सरकार बननी है, ये क्लियर है। ऑब्वियस सी बात है, जिसकी मेजोरिटी होगी हम उसी को क्या करेंगे? बुलाएंगे। अब फिर कहाँ काव्या चली गई? यही बड़ी दिक्कत है इनके साथ। काव्या आपके क्लास में है या नहीं? आपके कहीं चली गई? हाँ जी काव्या जी कहाँ गई आप? चलिए अब आते हैं यहाँ पर। उसके बाद देख लीजिएगा संविधान सभा दिसंबर 1946, ये आप लोगों ने पॉलिटी में पढ़ा होगा। संविधान सभा है ना, कॉन्स्टिट्यूशन का जो निर्माण शुरू होता है ना, दिसंबर 1946। तब से यही हूं मैम। आप कहाँ गायब हो जाती हैं? हाँ कहाँ गायब हो जाती है बताइए? तब कितनी बार सबसे नाम आप ही का लिया मैंने क्लास में, आप ही नहीं रहती है। संविधान सभा यहाँ देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली दिसंबर 1946। अच्छा सुनिए, इसमें कुछ बातें जो है वो आप लोग सब पॉलिटी में पढ़ते हैं, वो आपकी पॉलिटी का पार्ट है, वो कर लीजिएगा। कर लेंगे आप सब लोग? हाँ जी। जैसे पहली बैठक कब हो रही है? फर्स्ट मीटिंग। ये सब आप लोग पॉलिटी में खूब पढ़ते हैं। 9 दिसंबर पढ़ते ही मुझे लगता है, जहां तक आप सबको पता होगा। 9 दिसंबर 1946 वैष्णवी। 1946 को पहली बैठक, संविधान सभा की पहली बैठक होती है। ठीक है ना? अंजलि, हाँ जी अंजलि देख लीजिएगा यहाँ पे, 9 दिसंबर को होती है यहाँ पर पहली बैठक, 11 दिसंबर को दूसरी बैठक होती है। ठीक है जी, 11 दिसंबर दूसरी बैठक, सेकेंड मीटिंग होती है यहाँ पे। ठीक है जी, देख लीजिएगा इसमें। हाँ और इसमें क्या, एक मिनट चलिए जरा आप लोग का टेस्ट के लिए, बहुत पॉलिटिक्स पढ़ते तो है नहीं आप लोग। ये बताइए फर्स्ट मीटिंग में इसके जो पहले अस्थायी अध्यक्ष बने थे कौन थे? कौन थे? इसको कर लीजिएगा, पॉलिटी का है ये एक्चुअली सेगमेंट जो है आपका। हाँ जी नेहा बताइए जल्दी से, पहली जो मीटिंग होती है इसमें कौन बनते हैं? अध्यक्ष। और दूसरे में अस्थायी अध्यक्ष कौन होते? अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सवाल मेरा ये है, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? बताइए भाई। श्रद्धा ने सही आंसर दिया, राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष थे, बिल्कुल सही है। हाँ श्रद्धा ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी बिल्कुल सही है, ये याद रखिएगा। हाँ बिल्कुल सही है। पहले जो आप देख लीजिएगा, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे यहाँ पे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे यहाँ पर? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है जी, यस बिल्कुल सही, एकदम सही। हाँ ये यानी अब आप समझिए, आपको जो समझना है इतिहास के संदर्भ में कि संविधान सभा का काम शुरू हो चुका है। ओके, अंतरिम सरकार बन चुकी है। अब समझ गए यहाँ तक समझ गए? हाँ बिल्कुल सही, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी हैं। और उसके बाद अस्थायी अध्यक्ष कौन है यहाँ पर? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके है? हाँ जी ओके है। अब लास्ट, अब आ जाइए लास्ट।
अब आ जाते हैं लास्ट हम लोग यहाँ पर जी। देखिए अब लॉर्ड वेवेल के स्थान पर भारत का जो नया वायसराय बना वो कौन बना? माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है ना। अब ये क्या बना? ही वॉज द न्यू, यहाँ पर हाँ यहाँ देख लीजिएगा, ही वॉज जो कह सकते हैं लास्ट, है ना, लास्ट गवर्नर जनरल या वायसराय, लास्ट वायसराय ऑफ इंडिया भारत का। यहाँ पर हम देख सकते हैं वायसराय लॉर्ड जो है यहाँ पर माउंटबेटन। अब नया यहाँ पर क्या बन रहा है? अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल। मार्च में हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर? यहाँ आ जाइएगा, मार्च 1947, ठीक है ना। ये क्या है? लास्ट गवर्नर जनरल वायसराय कह सकते हैं, अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल। ये बनकर क्या आता है यहाँ पर? है ना, लॉर्ड माउंटबेटन। हाँ जी, तो चूंकि ब्रिटेन में तो ऑलरेडी चल रहा है कि इनको सरकार बनानी है, हम लोग को यहाँ से हटना है, तो यहाँ पर जो लॉर्ड माउंटबेटन है इसने प्रेजेंट किया प्रपोजल माउंटबेटन प्लान, है ना। इसी को कहा जाता है क्या? माउंटबेटन प्लान, माउंटबेटन प्लान। इसके द्वारा प्रस्तुत किया गया 1947 में, हम लोग देख सकते हैं 3 जून, हाँ 3 जून 1947 को इसने माउंटबेटन योजना प्रस्तुत किया, ठीक है ना। ओके, और चूंकि आप सबको पता ही है कि यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि मुस्लिम लीग ने इस लेवल की कंडीशन को क्रिएट कर दिया था कि पार्टीशन होना ही होना था। हद से ज्यादा दंगे हो रहे हैं, स्थिति तनावपूर्ण हो चुकी है, ठीक है, तो हुआ कि अब पार्टीशन करना ही पड़ेगा। तो इसी माउंटबेटन योजना में उसने सारी सबसे बातचीत की और अपने प्लान को प्रेजेंट किया, ठीक है ना। हाँ जी, और यही माउंटबेटन प्लान जो है, जिससे बात करने के बाद ये किस नाम से जाना गया? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, इंडियन फ्रीडम एक्ट, फ्रीडम एक्ट 1947, ठीक है। इसमें ये क्या किया? यहाँ पर प्रेजेंट किया, और ये सारी बातचीत करने के बाद ये प्रेजेंट कहाँ हुआ? ब्रिटेन की संसद में। कहाँ पर? ब्रिटेन की संसद में प्रेजेंटेड इन द जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे, हाँ इस तो ये विधेयक जो है 18 जुलाई 1947 को क्या हो गया? एक्सेप्ट हो गया, 18 जुलाई 1947, ठीक है ना। ये प्लान क्या हुआ? एक्सेप्ट हुआ, वहां ब्रिटेन की संसद के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया, स्वीकृत। ठीक है, स्वीकृत हो गए यहाँ पर। और उसके साथ हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसी का जो आउटकम आया वो ये था कि 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का निर्माण हुआ, पृथक पाकिस्तान देश का निर्माण हुआ, और 15 अगस्त को भारत का हम लोग क्या देख रहे हैं? हाँ जी, गठन। आधिकारिक रूप से हम क्या देख रहे हैं? तो 14 अगस्त को पाकिस्तान बना, ठीक है, और 15 अगस्त को, ठीक है ना, लिख लीजिएगा इसे। हाँ, ब्रिटेन की संसद में, क्योंकि यहाँ के भारत जो है आजाद हुआ, एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में हमारी अपनी पहचान बनी, एक स्वतंत्र राष्ट्र, इंडिपेंडेंट नेशन के तौर पे भारत जो हम लोग क्या देख रहे हैं? हाँ जी, और पहले प्रधानमंत्री कौन बने? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। यही माउंटबेटन योजना जो है, माउंटबेटन प्लान, जो माउंटबेटन आता है, जो प्लान बनाता है, उस प्लान के तहत उसने जो अधिनियम बना, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, जिसको ब्रिटेन की संसद में जो है स्वीकृत कर लिया गया, और डेट निर्धारित हो गया कि 14 अगस्त को पाकिस्तान एक सेपरेट नेशन बनेगा और 15 अगस्त को भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित हुआ, ठीक है जी। और रेड क्लिफ थे, इनका नाम था मिस्टर रेड क्लिफ। तो रेड क्लिफ के नेतृत्व में भारत और पाकिस्तान के सीमाओं का जो है निर्धारण किया गया, मिस्टर रेड क्लिफ, ठीक है ना। इनके ही जो है निर्देशन में भारत पाकिस्तान सीमा रेखा का निर्धारण, इसलिए भारत पाकिस्तान बॉर्डर को क्या कहते हैं? रेड क्लिफ, ठीक है ना। मिस्टर रेड क्लिफ जो थे, जो डिवीजन जो हुआ, तो जो आप कह सकते हैं यहाँ पे, हाँ, तो मिस्टर रेड क्लिफ की अध्यक्षता में हाँ जो आयोग गठित हुआ, उसमें भारत पाकिस्तान के बॉर्डर का निर्धारण किया। ऐसा क्लियर? तो चलिए, आज आप आजाद हो गए हैं अंततः। कैसा फील हो रहा है आज आप सबको? हाँ जी, तो फाइनली हाउ आर यू फीलिंग? यस, चंद्रशेखर, नेहा, कैसा फील हो रहा है? आज आप सब लोग स्वतंत्र हो गए, एनसीईआरटी के बैग से मुक्त हो गए। बहुत लंबा चला एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न हमारा जी। तो मेरे प्यारे बच्चों, हाउ द जोश? हाँ जी काव्य, आप नहीं रही हैं बीच में, दिस इज द लास्ट क्लास। आज के बाद से आपकी एनसीईआरटी की क्लास जो यहाँ से फिनिश होती है, ये हमारा लास्ट क्लास आई हम लोगों की। ओके, प्रहलाद कह रहे हैं हाई। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे बच्चों आप सबका, यस बहुत बहुत धन्यवाद। कोई नहीं, मैं आप लोग चाहें ना तो मुझे फेसबुक पे शाजिया मैम के नाम से हूँ, मैं इंस्टा पे भी मैं शाजिया मैम के नाम से हूँ। आप लोग चाहें तो अपना नाम से मुझे चाहे तो रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, लिख दीजिएगा कि कौन से बैच से हैं, है ना। तो
तो मैं हूँ उस नाम से, कोई समस्या नहीं है। नोट्स सारे चले गए हैं मेरे एंड से, और वो मैनेजमेंट की तरफ से है कि वो अपलोड कब करते हैं या कर ही देंगे, वो ऐसा कोई दिक्कत है नहीं। तो चलिए, आज जो है आजादी मिल गई आप सबको, और आशा करती हूँ सुष्मिता, दीप्ति, प्रहलाद, मुस्कान, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। मेरे साथ जुड़े रहे आप सब लोग, प्यारे बच्चों। बहुत सारी बेस्ट विशेष हैं आप सबके लिए। खूब अच्छा कीजिए, खूब मन से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, है ना, मन से पढ़िए, सिलेक्शन लीजिए, और आपके सिलेक्शन में हम लोगों का कुछ भी योगदान रहे, मेरा उजान का IAS जो हमारा हम लोगों की जो संस्था है ना, इसमें हम सबका कुछ भी कंट्रीब्यूशन रहता है, हम लोग ये बड़ी बात है। ठीक है, तो बस आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, प्यारे बच्चों, जुड़े रहे, बने रहे दिल से। लॉट्स ऑफ थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, और बहुत